आपको This अकाउंटिंग आ conference जाए। will now be recorded. जीएसटी के अंदर सबसे पहला एस्पेक्ट प्रैक्टिकल का होता है अकाउंटिंग का, आपको अकाउंटिंग प्रॉपर्ली आनी चाहिए। ठीक है, तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा जो है रजिस्ट्रेशन वाला, वो हम थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। जो एक मेन एस्पेक्ट है वो है रिटर्न फाइलिंग का, क्योंकि आपने मान लीजिए थ्योरेटिकली पढ़ लिया, लॉ पढ़ लिया, उसके बाद आपने अकाउंटिंग एंट्री भी कर ली, और उसके बाद आपका मेन काम होता है रिटर्न फाइलिंग का, जो कि एग्जीक्यूटिव लेवल पे, सीनियर लेवल पे काम होता है। तो रिटर्न फाइल करने के लिए आपको सबसे पहले आपके पास एक तो डेटा तैयार होना चाहिए। ठीक है, जिस डेटा से आप रिटर्न फाइल करेंगे। ठीक है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि डेटा को हम कैसे कैसे क्लासिफाई करेंगे। तो उसके लिए मैं आपके सामने पहले कुछ थोड़ा सा बता देता हूँ, थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाएगा और आगे फिर उस तरफ से चलेगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आपको वर्ड की स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ फिलहाल अभी। ये देखिए, आपको मैंने एक वर्ड की फाइल दिखाई है, और थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, और थोड़ा सा जो है आपको रिवाइज भी हो जाएगा। और मैं ये भी कहूंगा कि इस क्लास के बाद इसकी क्लास की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, प्रॉपर रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, मेल पे चली जाएगी। लेकिन उससे पहले एक मैंने आपको प्रेजेंटेशन शेयर की थी रिटर्न वाली, ठीक है, और एक बेसिक कंसेप्ट वाली जीएसटी की, वो प्लीज थोड़ा सा गो थ्रू कर लीजिएगा ताकि और आपको क्लैरिटी बने। सबसे पहले हम देखते हैं कि जीएसटी के अंदर सप्लाई कितने तरह की होती है। ठीक है, सप्लाई आपको याद होगा, मैंने सबसे पहले आपको सप्लाई पढ़ाया था। तो सप्लाई दो तरह की होती है यहाँ पे मोटे तौर पे। एक तो होती है आउटवर्ड सप्लाई, ठीक है, जिसको हम कॉमनली बोलते हैं सेल्स। ठीक है, और एक होती है इनवर्ड सप्लाई, जिसको हम कॉमनली बोलते हैं परचेज। ठीक है, तो यदि परचेज करेंगे तो इनवर्ड में आएगी, और यदि सेल करेंगे तो आउटवर्ड सप्लाई में आएगी। ठीक है, लेकिन इनके अंदर भी कैटेगरी होती है, इन दोनों के अंदर भी। तो यदि हम मान लीजिए आउटवर्ड सप्लाई की बात करें, तो आउटवर्ड सप्लाई में चार तरह की हो जाएंगी। ठीक है, पहला होगा आपकी टैक्सेबल सप्लाई। ठीक है, टैक्सेबल सप्लाई। दूसरा होगा आपका एग्जम्प्ट सप्लाई, एग्जम्प्ट सप्लाई। ठीक है, यानी कि जो अभी तक जीएसटी के दायरे में नहीं आई है, या जिसको ये बोला गया है कि अभी जीएसटी नहीं लगेगा। और टैक्सेबल का मतलब हो गया कि आपका जिस पे टैक्स लगना है। ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर पर होती है आपकी निल रेटेड सप्लाई, यानी कि ऐसी सप्लाई, ऐसी आउटवर्ड सप्लाई या इनवर्ड सप्लाई जिसपे जीएसटी तो लगेगा बट अभी जीरो रेट से लगेगा, यानी कि उस पे भी जीरो से चार्ज होगा। अब इन दोनों में डिफरेंस ये है एग्जाम्प्ट और निल रेटेड में, कि एग्जाम्प्ट तो अभी जीएसटी के दायरे से बाहर ही रखा हुआ है, तो उस पर भी कोई टैक्स लगेगा ही नहीं, अभी जीएसटी में आया ही नहीं है। लेकिन निल रेटेड में ये कि जीरो वाला रेट कभी भी दूसरे रेट में कन्वर्ट हो सकता है, 5%, 12%, 18%, वहां पे जाके फिक्स हो सकता है। तो ये फर्क है। और एक लास्ट में होती है जीरो रेटेड सप्लाई। जीरो रेटेड सप्लाई, जीरो रेटेड सप्लाई मैंने आपको बताया था, यदि आप एक्सपोर्ट की ट्रांजेक्शन करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो उस केस में जीएसटी नहीं लगता। ठीक है, तो जीएसटी नहीं लगता तो उसके दो तरीके होते हैं, या तो आप पहले जीएसटी पे करके उसका रिफंड ले लीजिए, एक बार टैक्स पे कीजिए, रिफंड ले लीजिए, बराबर हो गया, जीरो हो गया। या फिर आप जीएसटी पे ही मत करिए, तब भी जीरो ही है। तो इसलिए उसका नाम रखा गया है जीरो रेटेड सप्लाई, यानी कि जिस ऐसी सप्लाई जो एक्सपोर्ट की है जिसपे हमें टैक्स नहीं देना है। तो सबसे पहले आपका डेटा इन चार कैटेगरी में डिवाइड होना चाहिए। अब जरूरी नहीं है कि आपके पास चारों ही कैटेगरी हो, आपके पास इसमें से दो कैटेगरी भी हो सकती है, आपके पास तीन कैटेगरी भी हो सकती है, आपके पास चार भी हो सकती हैं, और आपके पास
कम से कम एक कैटेगरी भी हो सकती है। तो इसलिए आपको अपना डेटा इस फॉर्मेट में इस तरीके से डिवाइड करना है, ठीक है। अब डिवाइड करने के बाद भी, जैसे मान लीजिए आपने टैक्सेबल सप्लाई कर लिया, ठीक है, तो टैक्सेबल सप्लाई के बाद में आपको ये डेटा इस तरीके से फिर डिवाइड करना पड़ेगा कि इसमें आपका 5% वाला कितना है, और 12% वाला कितना है, 18% वाला कितना है, ठीक है, और 1% वाला कितना है। हो सकता है कि आपका एक ही रेट चल रहा हो 5% का, हो सकता है आपके 2 रेट चल रहे हो 12% के, हो सकता है 3 रेट चल रहे हो, तो अकॉर्डिंगली आपको डिवाइड करना पड़ेगा। फिर इसके अलावा, इसके साथ साथ आपको ये भी डिवाइड करना पड़ेगा कि आपका सारा का सारा सीजीएसटी या एसजीएसटी है, सीजीएसटी एसजीएसटी है या फिर आईजीएसटी, ठीक है, ये भी देखना पड़ेगा। तो इसके लिए कैसे करेंगे, इसके लिए हमें टैली के अंदर एंट्री करनी पड़ती है, और मैंने आपको बताया था अलग अलग लेजर आपको बनाने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो अलग अलग लेजर यानी कि आपको 12%, 5%, 18%, इन सबके लेजर अलग अलग बनाने पड़ते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी देखना पड़ता है कि मेरी सप्लाई इंटर स्टेट है या इंट्रा स्टेट है, ठीक है। अब कोई स्टूडेंट बताना चाहेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटर स्टेट एंड इंट्रा स्टेट? आप सबने पढ़ा था पहले इसमें जीएसटी में। सर इंटर स्टेट में सिर्फ अपनी स्टेट के अंदर ही अंदर सप्लाई कर सकते हैं, और इंट्रा में स्टेट के बाहर दूसरी स्टेट से कर सकते हैं, एक स्टेट से दूसरी स्टेट। आपने आपने लॉजिक तो ठीक बताया, लेकिन थोड़ी सी गलती करके इसको रिवर्स कर दीजिए जो आपने बोला अभी। इंट्रा स्टेट वो होती है जो अपने स्टेट में होती है, इंट्रा अपने स्टेट वाली, और इंटर, इंटर मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट, ठीक है। तो आपने बताया, लेकिन थोड़ा उल्टा, कोई बात नहीं। तो इंटर स्टेट और इंटर स्टेट सप्लाई का डिफरेंस आपको क्लियर हो गया। अब इसका बताने की जरूरत क्या पड़ी, इसकी बताने की जरूरत इसलिए पड़ती है, यदि आप इंट्रा स्टेट सप्लाई करते हैं, मींस यदि हम उत्तर प्रदेश में बैठे हुए हैं, गाजियाबाद में है, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में है, और गाजियाबाद इस उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद से मान लीजिए लखनऊ भी सप्लाई हम करते हैं, तो दोनों ही एक ही स्टेट में है, तो वहां पे सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा, यानी कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगेगा। इसका मतलब ये है कि जो 5% का रेट है ये 2.5% और 2.5% में डिवाइड हो जाएगा, 12% वाला 6 और 6 में डिवाइड हो जाएगा, 18% वाला 9 में डिवाइड हो जाएगा, और 1% वाला 0.5 और 0.5 में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो रहा इंट्रा स्टेट सप्लाई। अब ये इंट्रा स्टेट किसी में भी हो सकती है, नील रेटेड में भी हो सकती है, एग्जेम्प्ट में भी हो सकती है, और टैक्सेबल में हो सकती है, जीरो रेटेड को छोड़ के। और यदि मैं करता हूं दूसरे स्टेट में, मान लीजिए मैं गाजियाबाद में हूं और मैं दिल्ली सेल कर रहा हूं, तो उस केस में मेरा लगेगा आईजीएसटी, ठीक है, फ्लैट रेट, यानी कि अगर 12% है तो 12% का आईजीएसटी, यदि 18% है तो 18% का आईजीएसटी। तो ये मुझे बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए कि विच टैक्स रेट विल बी एप्लीकेबल इन केस ऑफ इंट्रा स्टेट एंड इंटर स्टेट, यानी कौन सा टैक्स रेट एप्लीकेबल हो जाएगा और किस तरह का टैक्स रेट एप्लीकेबल होगा, उसके हिसाब से मुझे डिवाइड करना है। ये मैं आपको क्यों बार बार कह रहा हूं, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब आप रिटर्न भरेंगे तो आपसे ये अलग अलग पूछेगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं, तो इस तरीके से आपको ये कैटेगरी डिवाइड करनी है। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे प्लीज पूछ लीजिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, कौन? सर जी सुष्मिता। बताइए। सर मेरे को एक बार ये आउटवर्ड सप्लाई में जीरो रेटेड का बता दीजिए, कैसे होगा ये? देखिए ऐसा होता है कि हमारे पास जो सप्लाई होती है वो दो तरह की होती है मोटे तौर पे, तो आउटवर्ड सप्लाई और एक इनवर्ड सप्लाई। आउटवर्ड जी सप्लाई सर। होती है और इनवर्ड सप्लाई होती है परचेजेस, ठीक है। अब आउटवर्ड सप्लाई में चार हो सकती है टैक्सेबल, यानी कि इस पर टैक्स लगना है, 5%, जी 12%, 1% में से कोई टैक्स लगेगा, ठीक है। और एग्जेम्प्ट यानी कि जो अभी जीएसटी के दायरे में नहीं आई, इसका मतलब उस पर जीएसटी चार्ज नहीं हो रहा, ठीक है, वो जी जीएसटी से एग्जेम्प्ट करी हुई है सरकार ने, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप वेजिटेबल की बात करें, तो वेजिटेबल एग्जेम्प्ट सप्लाई है, वो जीएसटी के दायरे में नहीं है। अगर आप सब्जियां बेचने का काम करते हैं, सब्जियां मतलब रॉ वेजिटेबल, रॉ जी वेजिटेबल सर। का काफी बड़ा काम है, तो एग्जेम्प्ट सप्लाई है। निल रेटेड का मतलब होता है जिसपे 0% का रेट है, जीएसटी में एक रेट 0% भी है। अब आप कहेंगे कि एग्जेम्प्ट और निल रेटेड में क्या डिफरेंस है? देखिए डिफरेंस ये है जी कि निल रेटेड में 0 लगता है, लेकिन वो कभी भी 1%, 5%, 18% और 12% के दायरे में आ सकता है। सरकार को रातों रात एक जी नोटिफिकेशन
डालना है और वो उसके दायरे में ले आएंगे। लेकिन एग्जाम जी। सप्लाई जीएसटी के दायरे में लाने के लिए थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ेगा, तो ये डिफरेंस है। रेटेड का ओके। मतलब होता है ऐसी सप्लाई जो एक्सपोर्ट है, यानी कि आप दूसरे देश में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक जी है, जी जी जीरो सर। रेटेड, कोई दिक्कत अब, नो कोई सर। प्रॉब्लम? ठीक है, चलिए। उसके बाद मैंने आपको रेट बता दिया, ये सब पूछेंगे आपसे, सब चीज पूछेंगी। उसके बाद अब आते हैं, फिलहाल हम रिटर्न्स कौन कौन सी हैं। ठीक है, हमारे पास जो रिटर्न्स हैं वो अभी आपको सिखाई जाएंगी, GSTR 3B एंड GSTR 1। ठीक है, वैसे तो रिटर्न और भी हैं, लेकिन अभी आपको GSTR 3B और GSTR 1 बताया जाएगा, जिसमें कि आज सिर्फ GSTR 3 बताया जाएगा, 1 हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली वेडनेसडे को सेम टाइम पे होगी। ठीक है, तो आप नोट भी कर लीजिएगा, मैं ग्रुप पे भी डाल दूंगा। तो GSTR 3B हम सीखेंगे। GSTR 3B की जो ड्यू डेट होती है वो हर महीने जाती है रिटर्न, ये रिटर्न हर महीने जाती है और ये 20th को तक भेजनी जरूरी होती है। 20th का मतलब क्या है, जैसे कि अभी कौन सा मंथ चल रहा है, अगस्त, तो इसकी रिटर्न 20 तक चली जानी चाहिए। जी, कुछ पूछना चाह रहे हैं? नो सर। अच्छा, तो अगर मान लीजिए यदि आपका मंथ चल रहा है अगस्त, तो अगस्त मंथ की रिटर्न आपको 20 सितंबर तक फाइल कर देनी है। ठीक है, सितंबर मंथ की रिटर्न आपको 20 अक्टूबर तक फाइल कर देनी है। अक्टूबर मंथ की रिटर्न आपको 20 नवंबर तक फाइल कर देनी है। ऐसे सिस्टम चलता है। अब एक महीना खत्म होने के बाद अगले महीने के 20 दिन मिलते हैं। अगर मान लीजिए किसी वजह से आपने लेट कर दिया तो पर डे 200 रुपए का फाइन लगता है, यदि आपकी टैक्सेबल है, यानी कि कुछ भी वैल्यू है, और यदि आपका जीरो है, मतलब कुछ भी नहीं है, तो 20 रुपए पर डे के हिसाब से फाइन लगेगा। और जब तक आप फाइन नहीं दे देंगे तब तक वो रिटर्न आपकी सबमिट नहीं होगी। ठीक है, लेकिन अभी क्या है, 22 मार्च के आसपास से यहाँ पे लॉकडाउन हो गया था इंडिया में, और कोविड का काफी ज्यादा वो प्रकोप रहा था, पेंडेमिक का, कोविड आ गया था। तो सब लोगों के साथ दिक्कत होगी, सब लोग काम वाम बंद हो गए, लोग अपने ऑफिस नहीं जा पा रहे थे, लॉकडाउन कर दिया था और बिजनेस भी डाउन हो गया था। तो सरकार ने क्या अमेंडमेंट करा, सरकार ने ये बोला कि मार्च से लेके अगस्त तक की जो रिटर्न है आपकी 3B की, वो आप 15 सितंबर तक भर सकते हैं विदाउट एनी लेट फीस। अगर 15 सितंबर के बाद भरेंगे तो आपके ऊपर लेट फीस लग जाएगी। ठीक है, तो आपको मैं ये चीज इसलिए बता रहा हूँ कि आप कहीं और इसको देखें तो आप ये ना कहने लग जाएं कि सर ने तो 20 तारीख बताई थी अगले महीने की, लेकिन यहाँ तो 15 सितंबर आ रही है डेट। ठीक है, तो 15 सितंबर अभी इसलिए आ रही है कि कोविड चल रहा है। ठीक है, और कोविड के चक्कर में सरकार ने रिलैक्सेशन दिए हुए हैं कि ना तो कोई लेट फीस चार्ज होगी, क्योंकि किसी की कोई खुद की गलती नहीं है। फाइन कब लगता है, जब आपकी खुद की गलती हो, जब दिक्कत ही ऊपर से आ रही है, पूरा बंद ही कर रखा है और कहीं कुछ खुला ही नहीं है और लोगों को काम नहीं चल रहा, तो इसलिए सरकार ने कहा कि लेट फीस भी नहीं लगेगी। और जो डेडलाइन है 20 तारीख से बढ़ा के, यानी कि मार्च की रिटर्न 20 अप्रैल तक फाइल कर देनी चाहिए थी, और अप्रैल की 20 मई तक, और मई की 20 जून तक, और जून की 20 जुलाई तक, और जुलाई की 20 अगस्त तक, और अगस्त की जो है फाइल कर देनी चाहिए थी 20 सितंबर तक। उन्होंने कंसोलिडेटेड टाइम दे दिया 15 सितंबर तक। ठीक है, यानी कि इकट्ठा 3-4 महीने बढ़ा दिए। तो यहाँ पे किसी को कोई डाउट? अगर ये कोविड ना हो और नॉर्मल सिचुएशन हो तो डेट 20 ही रहेगी। ठीक है, तो कोई किसी को समस्या हो तो बताइए। क्लियर है सर। क्लियर है, चलिए। अब ये तो बात हो गई रिटर्न की ड्यू डेट्स की, ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है ना, ये ड्यू डेट्स आपको याद होनी चाहिए। अब दूसरी आती है GSTR 1, उसके बारे में बाद में बात कर लेंगे, फिलहाल अभी इसके बारे में बात कर लेते हैं। अब जो GSTR 3B है, 3B एक समरी रिटर्न है। समरी का मतलब ये है जिसके अंदर वो आपसे ये पूछता है कि आपकी टोटल सप्लाई कितनी है आउटवर्ड अंडर डिफरेंट हेड्स, और टोटल परचेज कितनी है। लेकिन परचेज में भी आपसे सिर्फ एक चीज पूछेगा कि परचेज पे ITC कितना है। ठीक है, अब ये ITC क्या चीज है, मैंने आपको पूरा चैप्टर एक पढ़ाया था ITC का, इनपुट टैक्स क्रेडिट, आपको याद है वो? इनपुट टैक्स क्रेडिट किसको याद नहीं, किसको इशू है, क्या होता है? यस सर, याद है। बताइए बताइए बताइए, क्या होता है ITC? सर इनपुट टैक्स क्रेडिट। होता क्या है? देखिए, रिटर्न आप जब तक नहीं भर पाएंगे अच्छी तरीके से, जब तक आपको आपके सारे वो लॉजिक बेसिक क्लियर नहीं होंगे। ठीक है ना, आपको पूरा का पूरा रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, आपको हर चीजों की सुविधा दी हुई है,
प्लीज आप उसको रिवाइज करिए, क्योंकि क्या है, मैं आपको रिटर्न फाइल करने तो बता दूंगा, लेकिन ये सारी चीजें वापस से रिवाइज करने में टाइम लगेगा। ठीक है ना। तो आईटीसी क्या होता है, जिस चीज का बिजनेस मैं करता हूँ, आउटवर्ड सप्लाई कर रहा हूँ, वो कहीं से खरीद के भी लाया हूँ। ठीक है, तो जहां से खरीद के लाया हूँ वहां भी जीएसटी पे करके आया हूँ 100%। तो जो खरीदने पे मैंने जीएसटी पे किया है वो मेरे सेल वाले जीएसटी में से कम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जरा ध्यान दीजिए, मैं रिपीट कर देता हूँ। आपकी टैक्सेबल सेल की बात करता हूं मैं, क्योंकि एग्जाम पे तो कुछ होगा नहीं। टैक्सेबल सेल से मान लीजिए आपकी 1000, जीएसटी रेट है मान लीजिए 18% फॉर एग्जाम्पल, और कौन सा है, C+S, यानी कि सीजीएसटी और आईजीएसटी। तो आपका जीएसटी कितना हुआ, 180 रुपए, है ना। 1000 रुपए अगर आप 18% चार्ज करेंगे तो 180 रुपए आएगा, जिसमें कि आपका 90 तो हो जाएगा सीजीएसटी और आपका 90 हो जाएगा एसजीएसटी। ठीक है जी, इस तरीके से कैटेगराइज होगा। मैं ये मानता हूं अपने स्टेट में सेल कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो 1000 रुपए का सामान था टोटल आपको पड़ा, बेचेंगे आप 1180 रुपए में विद जीएसटी, लेकिन ये सामान आप खरीद के लेके आए थे मान लीजिए 800 रुपए में। ठीक है, या 900 रुपए कर लेते हैं। ठीक है, 900 रुपए में खरीद के लाए थे, जो आपकी परचेज प्राइस था। ठीक है, ये परचेज था 900 रुपए। अब इस पे अगर आप जीएसटी लगाएंगे 18% के हिसाब से, कितना बैठेगा, 720 रुपए। ठीक है, सॉरी 162 रुपीज पे जीएसटी आपका बैठेगा। ठीक है, और ये कौन सा होगा, ये भी मान लीजिए मेरा सीजीएसटी और एसजीएसटी है। तो इसमें यहाँ तक किसी कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है ना। तो आपने परचेज किया आपका जो है 900 रुपए में, और जिसपे जीएसटी दिया 162। अगर इसका हम हाफ कर दें तो कितना आएगा 162 का, क्योंकि ये भी मैंने अपने 81 रुपीज। तो 81 आपका सीजीएसटी हो गया और 81 ही हो गया आपका एसजीएसटी, क्योंकि ये दोनों बराबर होते हैं। अब आपने ये गुड सेल कर दिया, 900 रुपए का खरीद के 1000 रुपए में सेल कर दिया और उस पर 180 रुपए जीएसटी चार्ज किया। तो पार्टी से आपके पास आ गए 1180 रुपए, 1000 रुपए आपकी सेल वैल्यू प्लस 180 रुपए जीएसटी के। लेकिन आप सरकार को कितना जीएसटी पे करेंगे, 90 रुपए आपको सीजीएसटी पे करना था सरकार को, लेकिन 90 रुपए में से आप जो है माइनस कर देंगे 62 रुपीज। जीएसटी आपको पे करना था 90 रुपए, उसमें से आप माइनस कर देंगे 62 रुपीज। कितना आ जाएगा, मेरे ख्याल 18 रुपए आएगा, 28 रुपए आएगा। ठीक है सर 62 क्यों करेंगे, 81 करेंगे 62? सर 81 करेंगे 62 करेंगे? ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने कहीं और से 81, सॉरी 81 लेस करेंगे, और 81 लेस करने के बाद में आपका कितना आ जाएगा, 9 रुपीज यहाँ पेबल आ जाएगा और 9 रुपीज यहाँ पे पेबल आएगा, जो कि आप कैश में सरकार को पे कर देंगे। तो यानी कि जितना भी आपने परचेज किया उसका आपको क्रेडिट मिल जाएगा, बशर्ते वो परचेज आपके सेल से संबंधित होनी चाहिए, आपके बिजनेस से संबंधित होनी चाहिए, तो उसका आईटीसी मिलता है। मैंने आपको यही बताया था, कुछ चीजों का आईटीसी नहीं मिलता है, तो वो सेपरेट चीज है, उसका हमें आईटीसी लेना भी नहीं है। ठीक है ना। तो आईटीसी बोलते हैं इसे, टैक्स ऑन परचेज बोलते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलते हैं, टैक्स क्रेडिट भी बोल देते हैं। तो सी का सी से एडजस्ट होगा और एस का एस से एडजस्ट होगा। अगर आईजीएसटी होगा तो आईजीएसटी का पहले सी से एडजस्ट होता है, सॉरी पहले आई से एडजस्ट होता है, फिर सी से और फिर एस से, ये पैटर्न चलता है। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको इतना पे करना है। तो अगर आपको रिटर्न भरनी है तो आपको दोनों की डिटेल तैयार करनी पड़ेगी। आपके पास परचेज की डिटेल भी होनी चाहिए, सेल की डिटेल भी होनी चाहिए, और उनका अलग अलग टैक्स भी होना चाहिए। अब मैं आपको वो जो डिटेल मैंने तैयार करी है वो आपको दिखा देता हूं, वो मैं एक्चुअल डेटा दिखाता हूं। एक पार्टी की रिटर्न जानिए जिसको हम आज ही भरेंगे आपके सामने, उसका मैंने डेटा तैयार किया। मैं पहले टैली में एंट्री करी और टैली से मैंने एक्सेल में एक्सपोर्ट करके वो डेटा तैयार किया। आप चाहें तो बगैर टैली के भी आप डेटा तैयार कर सकते हैं, लेकिन वो भी आपको एक्सेल में तैयार करना पड़ेगा, उसका फॉर्मेट भी मैंने आपको बताया था, तो वो मैं आपसे अभी शेयर कर रहा हूँ।
ये देखिए, सबसे पहले आप सेल की डिटेल देखिए, ठीक है। अब इनकी कोई भी एग्जाम्प्ट सप्लाई नहीं है, ठीक है ना, सारी की सारी टैक्सेबल सप्लाई है, और मैंने टैली में एंट्री कर दी, और सारी की सारी पर रेट रखता है 5%, ठीक है। तो फिलहाल नील रेटेड या एग्जाम्प्ट का मैं जो है आपको भी उसमें नहीं है। एक मिनट, जी। तो ये आपके सामने एक डेटा है सेल्स का, जिसमें कि इनकी 4 पार्टी को सेल हुई है, ठीक है। जेबी टेक्सटाइल, अमन फैशन, ये डेट है इनकी, और ये जीएसटी नंबर है, ये बिल नंबर है, ठीक है। और ये इनका ग्रॉस टोटल है विद टैक्स, और ये टैक्सेबल वैल्यू है। सबको विजिबल है, कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। ठीक है ना। हाँ, तो ये जो है, ठीक है जी। तो ये इसमें आप मैंने जो है डेटा तैयार कर लिया। अब इसमें देखिए, जैसे कि ये वाली सेल है, अब मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट को कैसे पहचानेंगे, ठीक है। वैसे तो आपको बिल देख के पता लग जाएगा, लेकिन आपसे कोई पूछने लग जाए कि यार इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट को कैसे पहचाना जाएगा, तो सबसे पहले आप जीएसटी नंबर पे देखिए। ये जीएसटी नंबर होता है जो यहाँ पर लिखा हुआ है। अब जीएसटी नंबर पे आप ये देखेंगे सबसे पहले 07 लिखा हुआ है, ठीक है ना, 07। तो 07 क्या होता है? स्टेट कोड होता है। ये जो है ये स्टेट कोड है, 07 लिखा हुआ है, सीधा स्टेट कोड, और आगे इसका पैन नंबर और लास्ट में 1Z1 इसका बिजनेस वर्टिकल होता है, ठीक है। तो 07 दिल्ली का स्टेट कोड है। ये कोड जो है गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किए हुए हैं
और आप चाहें तो इसका जो है मतलब नेट से चेक कर सकते हैं, ठीक है ना, स्टेट कोड के बारे में। और 09 जो है यूपी का स्टेट कोड है, उत्तर प्रदेश का, ये भी फिक्स है, ठीक है। तो 09 यदि यूपी का स्टेट कोड है और दिल्ली का स्टेट कोड 07 है, तो जब 09 से 07 पे सेल होगी तो इसका मतलब इंटर स्टेट होगी, क्योंकि स्टेट चेंज हो गए। और जब 09 से 09 पे जाएगी तो आपकी इंट्रा स्टेट होगी। ये जो वासुदेव टेक्सटाइल पार्टी है, ये गाजियाबाद की है, तो इसका भी कोड 09 ही होगा 100%, ठीक है। अब यदि ये जीएसटी नंबर अगर 09 वाला आ रहा है, तो ये देखिए यहाँ पे सी और एस चार्ज हो रहा है, ये सी और ये एस चार्ज हो रहा है, ठीक है। और यदि ये 09 से 07 पे गया तो देखिए यहाँ पे फ्लैट रेट आईजीएसटी चार्ज हो रहा है, ठीक है। ये खुद ही डिवाइड हो गया जब मैंने एंट्री करी है, ठीक है। ये देखिए फिर 07 पे सेल करी है तो यहाँ पे फिर से आईजीएसटी चार्ज हो रहा है। ये राउंड ऑफ तो मैंने वैसे ही बना दिया पैसे के लिए, पैसे वगैरह एडिश करने के लिए, वरना इसका कोई मतलब नहीं है। फिर यहाँ पे देखिए 07 है तो यहाँ पे फिर से आईजीएसटी चार्ज हो रहा है। अब इसमें किसी को कोई इशू हो तो बताइए फिलहाल, तो आगे चलें। नो सर। ठीक है ना, इस तरीके से आप अपनी डिटेल तैयार करें और तैयार करने के बाद में तब रिटर्न फाइलिंग की तरफ चलें। अगर आपने डिटेल किसी वजह से गलत बना दी तो आपकी सारी रिटर्न भी गलत हो जाएगी, आपको वो सही तरीके से बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 4 बिल ही इनके, बस ये हो गया। अच्छा, एक होती है B2B सेल और एक होती है B2C सेल। B2B stands for business to customer and B2C stands for, sorry, B2B stands for business to business and B2C stands for business to customer. अब B2B और B2C कैसे पहचानेंगे? यदि सेल करते वक्त आपको सामने वाली पार्टी का जीएसटी नंबर मिल रहा है, ठीक है ना, जीएसटी नंबर कौन लेता है? जो बिजनेस करता है, ठीक है। तो यदि आपको सामने वाली पार्टी का जीएसटी नंबर अवेलेबल है तो इसका मतलब ये होगा कि वो B2B सेल है, बिजनेस टू बिजनेस। और यदि सामने वाली पार्टी अपना जीएसटी नंबर प्रोवाइड नहीं कर रही मतलब उसके पास है ही नहीं, वो कहती है हम जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं है, ठीक है। या फिर कोई हम जैसा कस्टमर जाता है सामान लेने के लिए, हमारे पास भी जीएसटी नंबर नहीं होगा। मान लीजिए आज मेरा कुछ खाने का मन है, मैं सामान खरीदने दुकान पे जा रहा हूँ, तो मेरे पास तो जीएसटी नंबर होगा नहीं, तो उस केस में बोला जाएगा बिजनेस टू कस्टमर। जब बिल बनेगा तो B2C में कैटेगराइज होगा। यदि मैं सामान लेने जा रहा हूँ, मान लीजिए मेरी कन्फेक्शनरी की शॉप है और मैं कन्फेक्शनरी का सामान लेने के लिए जा रहा हूँ बाजार में, तो मैं अपना जीएसटी नंबर प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि वो अपने खाने के लिए नहीं ला रहा, मैं आगे बेचने के लिए ला रहा हूँ। तो उस केस में मेरे वाले केस में हो जाएगा B2B। और यदि मैं अपने खाने के लिए ला रहा हूँ और मेरा जीएसटी नंबर नहीं है तो वो B2C हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों की भी कैटेगरी आपको ध्यान में रखनी है। मैं एक थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ 2 मिनट में कि क्या क्या आपको ध्यान में रखना है। सब कुछ तैयार हो जाएगा यदि आप टैली में डेटा ठीक एंट्री तैयार करते हैं, एक्सेल में बनाते हैं। पहली बात तो आपको ये देखना है आपकी इंटर स्टेट सेल है या इंटर स्टेट सेल है, ये देख लेना। दूसरा, आपको ये देख लेना है कि आपकी सप्लाई कौन कौन सी है। एग्जेम्प्ट वाली अलग कर दी जाएगी, नील रेट वाली अलग कर दी जाएगी, जीरो रेट वाली और टैक्सेल वाली अलग कर दी जाएगी। उसके बाद आपको ये देखना है कि आपकी टैक्स रेट क्या क्या है। अलग अलग टैक्स रेट की सेल आपको अलग अलग कर देनी है। यदि आपका एक टैक्स रेट है तो ज्यादा दिक्कत वाली बात ही नहीं है, लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा यदि एक टैक्स रेट है तो भी सेल के 2 लेजर बनेंगे, इंट्रा स्टेट का अलग और इंटर स्टेट का अलग, ठीक है। और पार्टी के लेजर तो बना नहीं है। तो इस तरीके से डिटेल तैयार हो जाएगी। अब आते हैं ऐसी हम परचेज की डिटेल। ये नीचे देखिए, ये परचेज रजिस्टर है। यहाँ भी इन्होंने 4 पार्टियों से परचेज करी, 4 एक ही पार्टी से परचेज करी है, बट 4 बार परचेज करी है, तो इसलिए 4 बिल आए हैं, ठीक है, 4 बिल आए हैं। और वो पार्टी जो है उत्तर प्रदेश की है, सब पे इनको क्रेडिट मिलेगा सी और एस का। टोटल इनका जो क्रेडिट अवेलेबल है वो है 10,934 सी का और 10,934 एस का, ठीक है जी। ये आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। और ये इनकी परचेज की वैल्यू है, लेकिन हमें परचेज की वैल्यू से ज्यादा मतलब नहीं है फिलहाल, बाद में तो होगा, अभी मतलब नहीं है। हमें मतलब है इस फिगर से, जो ये परचेज पे टैक्स की फिगर है। अब देखिए 10,934 सीजीएसटी का रेट है, 10,934 एजीएसटी का रेट है। और यहाँ पे सेल पे टैक्स कितना बन रहा है आपका? आईजीएसटी बन रहा है आपका 18,030,
ठीक है, और सी बन रहा है सीजीएसटी मतलब यहाँ बन रहा है 3049 रुपए 50 पैसे, 3049 कर लेते हैं, और एसजीएसटी बन रहा है 3049। अब देखिए सेट ऑफ कैसे करेंगे, सेट ऑफ हम करेंगे इस तरीके से। अब एक बार यार इसकी वैल्यू भी लिख लेता हूँ, 10,934 और 10,934, 10,935 मान लेते हैं। ठीक है, तो आईटीसी को दो भागों में बांटा, सीजीएसटी 10,935 और एसजीएसटी 10,935, ये हो गया। ठीक है, अब ये जो क्रेडिट है ये पहले इस तरीके से एडजस्ट होगा, पहले आपका सीजीएसटी है 3049 का, इसमें से हम पूरा का पूरा एडजस्ट कर लेंगे 3049, क्योंकि 10,935 ज्यादा अमाउंट है, तो पूरा का पूरा माइनस हो जाएगा 3049, यहाँ पे जीरो आ गया, यानी कि इसका कोई टैक्स नहीं पे करना। एसजीएसटी में भी 3049 है, पूरा का पूरा एडजस्ट हो गया मेरा एसजीएसटी वाला। ठीक है, माइनस 3049 और यहाँ भी जीरो। अब देखिए टैक्स बचा कितना, 10,935 में से मैं 3049 दोनों जगह लेस कर देता हूँ। ठीक है, एक बार थोड़ा सा समझने की बात है, उसके बाद आराम से ये चीजें क्लियर। और ये सब देखिए ऑटोमेटिकली होगा अभी रिटर्न में, ये सब चीज ऑटोमेटिकली होगी, लेकिन क्योंकि यहाँ पे समझाना है इसलिए मैं बता रहा हूँ। 10,935 माइनस कितना हो गया, ठीक है, और ये माइनस कितना हो गया। ठीक है, अब ये पैसा बचा हुआ, ये पैसा कहाँ से एडजस्ट होगा, सर ये 10,935 हमने डिवाइड किया है। डिवाइड नहीं किया जी, सी और एस अलग अलग है, ये देखिए सी का सी, ठीक है, अच्छा, डिवाइड कुछ नहीं किया है, पहले से डिवाइड हो गया है। अब ये मेरे पास इतना इतना बचा है, सी का इतना बचा हुआ है और एस का इतना बचा हुआ है, ये मैं कहां से एडजस्ट करूंगा, इससे, आईजीएसटी से। अब आईजीएसटी पे आ जाइए, आईजीएसटी में से पहले क्रेडिट मिलेगा सीजीएसटी का, आईजीएसटी मेरे पास 18,030 है, 18,030 में से पहले मैं ये वाला एडजस्ट करूंगा 7,886 माइनस 7,886, फिर मैं दूसरा वाला एडजस्ट करूंगा 7,886। अमाउंट दोनों के सेम है, आपको लग रहा होगा, लेकिन पैटर्न ये चलेगा। तो ये और ये एडजस्ट करके नेट टैक्स कितना बनेगा, 2,258 रुपए, जो कि मुझे सरकार को कैश में पे करना होगा। ठीक है, ये मुझे कैश में पे करना होगा सरकार को। लेकिन अब ये कौन सा वाला टैक्स पे करना होगा सरकार को, ये बताइए। बताइए कौन सा वाला पे करना होगा, ये सी पे करना है, एस पे करना है, या आई पे करना है, कौन सा पे करना है। आईजीएसटी सर, जी, सर आईजीएसटी पे करना है। सभी लोग सहमत है कि आईजीएसटी पे करना है। यस सर, आईजीएसटी। आईजीएसटी पे करना है, क्योंकि अपेरेंटली दिखाई दे रहा है कि 18,030 में से 18,030 मेरा आईजीएसटी बचा था, उसमें से ये दोनों ही एडजस्ट हो गए, तो इतना बचा, ये सी और एस तो मेरे पूरे के पूरे एडजस्ट हो गए। ठीक है, तो आपको मैकेनिज्म समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत है तो बताइए फिलहाल। इस तरीके से एडजस्टमेंट होगी। चलिए, अब ये मैंने आपको एडजस्टमेंट बता दी, अब हम अपनी रिटर्न फाइल करेंगे। ठीक है, रिटर्न फाइल करने के लिए मेरे पास पहले से ही यूजर आईडी और पासवर्ड अवेलेबल होंगे, जो कि मेरे रजिस्ट्रेशन करने के दौरान में मुझे मिल गए हैं। ठीक है ना, तो मैं 2 मिनट में एक बार जरा यूजर आईडी पासवर्ड अरेंज करता हूँ, और फिर मैं आपको ये रिटर्न जो है भरनी सिखाता हूँ, क्योंकि वो क्या होता है कि चेंज होते रहते हैं, तो हर बार याद करने में थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, याद नहीं रहते।
जी चलिए, अब हम रिटर्न भरते हैं। तो रिटर्न भरने के लिए हमें नेट पे जाना पड़ेगा। नेट कनेक्ट आपके पास नेट की कनेक्टिविटी होनी चाहिए, मतलब जब रिटर्न भरेंगे आप। और देखिए अब हम उसको ओपन करना मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखिए नेट पे आ गए। यहाँ पे आपको टाइप करना पड़ेगा www.gst.gov.in। ठीक है, ये वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। इस वेबसाइट में से आपको लॉगिन ढूंढना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इसका शॉर्टकट तरीका ये है कि आप गूगल टाइप करिए। यहाँ पे ढूंढने से बचने के लिए बता रहा हूं मैं आपको। और यहाँ पे सीधा लिखिए जीएसटी लॉगिन। तो ये सीधा आपको यहाँ ले आएगा जीएसटी पोर्टल पे। ठीक है, दोबारा देखिए, गूगल पे आप गए। नॉर्मली आप किसी भी चीज को ढूंढने के लिए गूगल ही करते हैं। तो गूगल पे चले गए, यहाँ पे आप चले गए जीएसटी लॉगिन लिखेंगे आप। जीएसटी लॉगिन लिखने के बाद इस पे क्लिक कर देंगे। इस पे क्लिक करने के बाद ही आपको ऑटोमेटिकली उसी पोर्टल पे ले आएगा। ठीक है, जो आप वहां से जाते हैं, यूजर नेम और पासवर्ड डालेंगे आप। ठीक है, यूजर नेम ये है। ठीक है, मतलब आप इसको करेंगे नहीं क्योंकि एक्चुअल डेटा है, समझ लेंगे, वीडियो देख लेंगे। अगर फिर भी समझ में नहीं आएगा तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक रिटर्न और भरवा दूंगा। ठीक है ना, क्योंकि समस्या ये है कि इसमें एक्चुअल डेटा पे काम होता है। ज्यादा प्रैक्टिकल के लिए मतलब एक आध बारी एक रिटर्न में एक ही का दिखा सकते हैं, फिर दूसरे करना पड़ेगा। ठीक है, फिर मैंने ये पासवर्ड डाला और फिर मैंने ये कैप्चा कोड एंटर करा। उसके बाद में लॉगिन करेंगे तो ये मेरी रिटर्न वाला खुल जाएगा। पासवर्ड में कुछ गलती हो गई, देख लेता हूँ। ये आपका पेज खुल के आ गया। ठीक है, ये देख लीजिए, ये इस तरीके से पेज खुलेगा। इसको डैशबोर्ड बोलते हैं और यहाँ पे सारी फंक्शनलिटी आपको प्रोवाइड होंगी। देखिए रिटर्न डैशबोर्ड यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, या तो इस पे क्लिक कर दी, नहीं तो सर्विसेज से जाके यहाँ पे रिटर्न लिखा हुआ आता है और फिर रिटर्न डैशबोर्ड आता है। इसमें आप रिटर्न डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे। ठीक है, रिटर्न डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद में आपको 3 रिटर्न दिखाई देंगे, GSTR1, GSTR2A और GSTR3B। ठीक है, पहले पीरियड ले लेंगे, कौन सी पीरियड की भरना चाह रहे हैं। मैं भरना चाह रहा हूँ 2020-21 की भरना चाह रहा हूँ और यहाँ पे भरना चाह रहा हूँ मैं जुलाई की। ठीक है, क्योंकि अभी अगस्त चल रहा है तो जाहिर सी बात है जुलाई की भरी जाएगी, अगस्त का तो टाइम अभी आया नहीं है। ठीक है, अब ये इस तरीके से आ गया। अब देखिए आपको यहाँ पे 3 दिखाई देंगी। ठीक है, रिटर्न रिटर्न 3 दिखाई देंगी। एक तो GSTR1, ये ब्लर आ रही है। ठीक है, ये ब्लर क्यों आ रही है इसकी बात बाद में करेंगे, अभी इसको भर नहीं सकते। ये GSTR2 है, इसको भी अभी बताएंगे नहीं। ये मेन जो है हमारी GSTR3 भी है, ये देखेंगे। एक मिनट में इसको हटा। ये देखिए, ये आपके सामने डेट लिखी हुई आ रही है। डेट फिर से बढ़ा दी है, 15 सितंबर से बढ़ा के 29 सितंबर कर दी है। ठीक है ना, तो कोई बात नहीं, लेकिन आप ये जो डेट बढ़ रही है, ड्यू डेट जो लिखी हुई आ रही है, ये कोविड की वजह से लिखी हुई आ रही है, अदरवाइज डेट वही रहेगी। तो फिलहाल अभी अभी डेट आप ये मान के चलें। अब यहां तक किसी को प्रॉब्लम है, कैसे ओपन करेंगे, कैसे जाएंगे?
नो सर, क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे प्रिपेयर ऑनलाइन पे जाएंगे, प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। जब प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो आपसे 3-4 ऑप्शन पूछेगा ये, ठीक है ना, 3-4 ऑप्शन की बात आपसे करेगा। ये तो पहले इंस्ट्रक्शन आ गई, इसको तो आप ओके कर देंगे। इंस्ट्रक्शन ये है कि ठीक ठाक से भरना है, आपको बताना। जैसे नॉर्मली किसी चीज को चलाने से पहले इंस्ट्रक्शन आती है, तो इसको ओके कर दिया। अब देखिए ये वाली चीजें आपको बड़े ध्यान से भरनी है। ध्यान से इसलिए भरनी है क्योंकि अगर मान लीजिए आपने इसमें से कोई चीज छोड़ दी, ठीक है, छोड़ दी मतलब पहली बार छोड़ने तो देगा नहीं, लेकिन आपने यदि यस कर दिया तो आगे वैल्यू भरनी पड़ेगी जरूर, और अगर नो कर दिया तो वो आगे आएगी नहीं। तो ये पहला पूछ रहा है क्या आपकी कोई ऐसी सप्लाई है इस मंथ में, कोई आउटवर्ड सप्लाई है या नहीं है। ये देखिए यहाँ पे पूछ रहा है, ये 1 मिनट में आपको बता। पहली बात तो ये पूछ रहा है कि डू यू वांट टू फाइंड नील रिटर्न, यानी क्या आप नील रिटर्न भरना चाहते हैं, तो नहीं, तो उसको ये देखेंगे कि नील रिटर्न अगर है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। डू यू वांट टू फाइंड नील रिटर्न, ठीक है, भरना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। यानी कि आपके ना सेल है ना परचेज, अगर दोनों में से एक भी चीज होगी तो नील रिटर्न नहीं आएगी। दूसरी बात, यदि आपकी नील नहीं है तो क्या आपने सप्लाई करी है आउटवर्ड इस मंथ में, नील रेटेड या टैक्सेबल एग्जेम्प्ट कोई सप्लाई करी है या नहीं करी है, ठीक है, ठीक है जी। तीसरे सी में पूछा है क्या आपने किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को या कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन को सप्लाई करी है या नहीं करी है, ठीक है। अनरजिस्टर्ड का मतलब हो गया B2C, और कंपोजिशन वाले का भी मैं पढ़ा चुका हूँ, कंपोजिशन वाले को करिए तो यस या नो। उसके बाद ये देखना है क्या आपका कोई ITC है या नहीं है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। यदि ITC है तो ठीक है, और अगर आपकी नील रेटेड है तो यहाँ पूछेगा अगर आपकी कोई नील रेटेड सप्लाई है। उसके बाद पूछेगा यदि आपकी कोई लेट फीस लग रही है या नहीं। वैसे अगर आप नो भी करेंगे और अगर लगनी होगी तो खुद ही यस कर देगा। और ये लास्ट वाला कॉलम जो है ये इररिलेवेंट है, इसका स्कोप खत्म हो चुका है, तो उसको छोड़ दीजिए, इसको कोई कुछ नहीं करना, ठीक है। तो ये सारी चीज आपसे पूछेगा। अब जो जो इसमें से यस होंगी वो आपको करनी है, और जो नहीं है वो नो कर देंगे, ठीक है। तो जैसे कि पहली चीज, मुझे नील रिटर्न नहीं भरनी है तो मैं नो करूंगा। अब नो करूंगा तो आगे कॉलम भरे जाएंगे, अगर मैं यस कर दूंगा तो ये आगे कॉलम आपसे पूछेगा ही नहीं, क्योंकि कुछ है ही नहीं, तो मैंने नो कर दिया, ठीक है। नो में अब देखिए, हैव यू मेड एनी सप्लाई ऑफ गुड्स, हाँ जी करा है, बिल्कुल करा है, यस। अनरजिस्टर्ड को मैंने कोई नहीं करा क्योंकि मेरे चारों बिल B2B थे। ITC मेरा है, बिल्कुल है। नॉन GST सप्लाई कोई नहीं है, मतलब पेट्रोल डीजल की बात हो रही है, नील रेटेड भी कोई नहीं है, और मेरी कोई लेट फीस लगेगी नहीं क्योंकि मैं ड्यू डेट में भर रहा हूँ। ये चारों पांचों कॉलम मैंने अपने अकॉर्डिंगली यस या नो कर दिए। अगर आपने कोई गलती से यस कर दिया तो वो आगे पूछेगा इसकी वैल्यू भरो, वैल्यू नहीं भरेगा, भरी जाएगी तो आगे नहीं चलेगा। कोई डाउट किसी का? नो सर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट सर करने के बाद ऑप्शन से बता दिए जी, कौन सा ऑप्शन नंबर ए सर, नील रिटर्न के बारे में। ऑप्शन नंबर ए है नील रिटर्न। यदि आपकी ना कोई परचेज है ना कोई सेल है, अगर आप उसको यस कर देंगे तो आगे कोई सा भी ऑप्शन आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। क्योंकि यदि आपकी मंथ में ना कोई परचेज है ना कोई सेल है 1 रुपए की भी, तो भी नील रिटर्न भरनी जरूरी है, इसलिए ये है। अब मैंने नो कर दिया तो मुझे ये ऑप्शन देने पड़ेंगे, ये वाला, ये मेरा कोई है नहीं, ये है, ये कोई नहीं है, और ये कोई नहीं। अब नेक्स्ट कर दिया तो मेरे सामने देखिए सिर्फ वही ऑप्शन खुल के आए हैं जो कि मेरे लिए जरूरी है। 2 करे थे, 2 ही खुल के आ गए बस, ठीक है। अब ये वाला हमें भरना है, टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाई एंड रिवर्स चार्ज इनवर्ड सप्लाई, ठीक है, ओके कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए जो मैंने आपसे डिस्कस किया था, क्या वो चारों चीजें नहीं पूछ रहा है यहाँ पे, ये देखिए चारों चीजें, आउटवर्ड सप्लाई अदर देन जीरो रेटेड, नील रेटेड एंड एग्जेम्प्टेड, यानी कि टैक्सेबल। बची कौन सी, अगर जीरो रेटेड भी नहीं है, नील भी नहीं है, एग्जेम्प्टेड, तो बची टैक्सेबल। टैक्सेबल यहाँ भरनी है, जीरो रेटेड यहाँ भरनी है, नील रेटेड यहाँ भरनी है। इनवर्ड सप्लाई जिसपे कि रिवर्स चार्ज लगना है, जो कि रिवर्स चार्ज आपने पढ़ा था, जो कि अभी बंद चल रहा है, कुछ को छोड़े कुछ चीजों पे लगता है, तो अगर कोई रिवर्स चार्ज की आती है तो वो यहाँ भरी जाएगी। और अगर कोई नॉन GST पेट्रोल डीजल का भी काम आप करते हैं जो GST में है ही नहीं, जिसको GST में मानते ही नहीं है, तो वो यहाँ आएगी। तो मेरे पास सिर्फ यही वाली है, ठीक है। इसकी वैल्यू मैं अपने एक्सेल वाली टेबल से देख के भर दूंगा, टोटल वैल्यू भरूंगा,
जितनी मेरे पास टोटल है। ठीक है, तो टोटल मेरे पास वैल्यू है जी 4,82,591 की। चार 82,591 ये उस शीट से शेयर कर दी है जो अभी हम देख रहे थे। ठीक है, और आईजीएसटी की वैल्यू में आईजीएसटी की वैल्यू भरनी है। आईजीएसटी की वैल्यू है 18,031 रुपए। मैं राउंड ऑफ कर दूं, पॉइंट में लेता नहीं है। ठीक है, और सी की अलग भरनी है और एस की अलग भरनी है। ठीक है, सी की मेरे पास वैल्यू है 3,049.50 रुपए, 3,049 ही भरूंगा। ठीक है जी, ये इस तरीके से आ गई जो जिसकी वैल्यू है। अब देखिए, आपको इसको देखने से ये नहीं पता पड़ रहा होगा कि इसमें मेरा इंटरेस्ट रेट कितना है और इंटरेस्ट रेट कितना है, तो ये आपसे पूछ भी नहीं रहा। ये चीज कब पूछेगा? ये चीज तब पूछेगा जब जीएसटी 1 भरेंगे। हाँ, लेकिन टैक्स जरूर भरेगा। टैक्स के लिए जरूर पूछेगा कि आईजीएसटी और सीजीएसटी और एसजीएसटी का आपको अलग अलग कैटेगरी डिवाइड करनी है। ठीक है, तो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? क्लियर है सबको? यस सर। चलिए, कंफर्म कर दिया मैंने। कंफर्म करने के बाद में, ठीक है, अगला एक ये वाला भरना है एलिजिबल आईटीसी। अब क्योंकि अगर नहीं भरूंगा तो आगे नहीं चलेगा। अब एलिजिबल आईटीसी में आपके पास 3-4 कॉलम आते हैं। ठीक है, पहला है इंपोर्ट ऑफ गुड्स का, इससे कोई मतलब ही नहीं है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस का, इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये जो है मैंने करा ही नहीं है इंपोर्ट अभी। ठीक है, दूसरी बात, मैंने आपको रिवर्स चार्ज जब पढ़ाया तो ये बताया था कि जो रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे होता है उसको अगली बार क्रेडिट ले लिया जाता है। तो यदि ऐसा कुछ है तो यहां आएगा। ठीक है, ये वाला छोड़ दीजिए 4 नंबर पॉइंट। ऑल अदर आईटीसी में मुझे भरना है, क्योंकि ऊपर के 1 से लेकर 4 तक में मेरा कोई पर्टेन नहीं कर रहा। ना तो कोई इंपोर्ट ऑफ गुड्स है, ना कोई इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, ना कोई रिवर्स चार्ज वाला क्रेडिट है, नॉर्मल वाला है। तो वो हमेशा आएगा जी ऑल अदर आईटीसी में। उसमें भी आपको आईजीएसटी का अलग भरना है, सी का अलग भरना है और एस का अलग भरना है। तो मैं देख के भर देता हूँ जो मैंने अभी आपको पहले दिखाया था। तो वो है जी 10,934 रुपए और 10,935 कर लेता हूँ। सिर्फ सी और एस का है 10,935, 10,935। ठीक है जी, ये हो गया। अब अगर मान लीजिए आपने कोई गलती से आईटीसी ले लिया था पिछले महीने, ध्यान रखिएगा इसमें कोई भी रिटर्न आप रिवाइज नहीं कर सकते भरने के बाद में। अगर आपको कोई गलती लग गई थी पिछली बार, कोई आईटीसी गलती लिया, तो यहाँ पे रिवर्स कर सकते हैं एज पर रूल 42, 43। यहाँ पे आप उस आईटीसी को रिवर्स कर सकते हैं, ये वाला। या अगर कोई और दिक्कत हो तो अदर्स में भी डाल सकते हैं, अगर अभी आपको पता नहीं है। ठीक है, अभी आपको ये वाले रूल के बारे में पता नहीं है तो अदर्स में डाल सकते हैं, नहीं तो इसमें डाल सकते हैं। और कोई ऐसा आईटीसी जो कि आपको मिलना ही नहीं था। ठीक है, मतलब जैसे कि अगर आपको मैंने बताया था, अगर आप होटल चार्जेस की पेमेंट करते हैं, टूर की पेमेंट करते हैं, तो इनएलिजिबल आईटीसी होता है। यदि कोई ऐसा आईटीसी है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी। अगर कोई नहीं है तो छोड़ दीजिए, और कोई आईटीसी रिवर्सल भी नहीं है तो छोड़ दीजिए। जो डिटेल है वो भर दीजिए, जो नहीं है उसको छोड़ दीजिए, उसको कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इस तरीके से मैंने ये आईटीसी वाला पेज भी भर दिया। अब उसके बाद में कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद में ये आपसे सेव करने के लिए कहेगा, सेव जीएसटीआर 3। नहीं भी कहेगा तो आपको सेव कर लेनी है। और जब तक यहाँ पे सेव रिक्वेस्ट रिसीव्ड के बाद में जीएसटीआर डिटेल सेव सक्सेसफुली लिखा ना जाए, तब तक आपको जो है ये आगे नहीं चलना, ना ये आगे चलने भी नहीं देगा और आपको चलना भी नहीं है। क्योंकि मान लीजिए कई बार ऐसा होता है बगैर सेव करे आगे निकल गए तो डेटा सेव नहीं होगा। ये वाला आपके पास टेक्स्ट लिखा हुआ आना चाहिए। ठीक है, जीएसटीआर 3B डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली। जब सेव्ड हो गई तो आप आगे चलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, आप आगे चल सकते हैं। ठीक है, आगे चलिए। आगे चलने के लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। अगर कोई प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो प्रीव्यू देख सकते हैं, नहीं तो प्रोसीड टू पेमेंट। अब प्रोसीड टू पेमेंट में ये आपसे खुद चालान क्रिएट करवा देगा। लेकिन क्या है, इस वाली रिटर्न में, जो रिटर्न मैं भर रहा हूं, इसमें ऑलरेडी पहले से कुछ पैसे पड़े हुए हैं। ठीक है ना, तो इसलिए
मैं यहाँ पे क्रिएट नहीं करूंगा, ठीक है। या मैं चलो कर देता हूं, मैं आपको चालान की पेमेंट दोबारा दिखा दूंगा अभी। तो यहाँ पे मैंने मेक पेमेंट पोस्ट क्रेडिट टू लेजर करना है। यदि पैसे पड़े होंगे तो एडजस्ट हो जाएगा, यदि पैसे नहीं पड़े होंगे तो एडजस्ट नहीं होगा। आप देखिए एडजस्टमेंट कहाँ से होती है। एक तो जो आईटीसी लिया आपने वो एडजस्ट हो गया ये वाला, ठीक है, और एक दूसरा जो आपका कैश लेजर में पैसा पड़ा होगा वो एडजस्ट होगा, ठीक है। तो मैंने ये कर दिया मेक पेमेंट पोस्ट क्रेडिट टू लेजर, ये करा जी। आप कर रहे हो, ठीक कर रहे हो, यस। अब देखिए ऑफसेट सक्सेसफुल लिखा हुआ आ गया। ऑफसेट सक्सेसफुल इसका मतलब है कि आपका पैसा एडजस्ट हो गया। अब ये क्यों लिखा हुआ आया है? क्योंकि ये पैसा ऑलरेडी इसके अंदर पड़ा हुआ था, पहले का मैंने डाला हुआ है। लेकिन मैं आपको चालान की पेमेंट भी करनी सिखाऊंगा कि कैसे होगी। फिलहाल अभी आप यहाँ देखिए, यहाँ तक कोई दिक्कत, ऑफसेट हो गया, ओके करा। ओके करने के बाद में, ठीक है, प्रोसीड टू फाइल। अब प्रोसीड टू फाइल में डिक्लेरेशन पूछेगा कि आपने जो डिटेल भरी है वो डिटेल बिल्कुल ठीक ठाक है या नहीं है। अगर ठीक है तो करिए, नहीं तो फिर उसके बाद आप प्रीव्यू देख सकते हैं। और यहाँ पे आप दो तरीके से इसको सबमिट कर सकते हैं, या तो ईवीसी, ईवीसी का मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड, या डीएससी मतलब डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, जो पेन ड्राइव की तरह डिजिटल सिग्नेचर आता है उसकी तरह से कर सकते हैं, या फिर ईवीसी पे। ईवीसी उस वाली ईमेल आईडी पे जाएगा या उस वाले फोन नंबर पे जाएगा जो आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त दिया होगा, ठीक है। जब मैंने रजिस्ट्रेशन में समझाया था तो आपको ईमेल आईडी और फोन नंबर देना होता है, तो ये उस पे जाएगा, ठीक है। फिलहाल मैं रेडीमेड के ईमेल आईडी खोल के रख लेता हूँ ताकि मुझे एकदम से पता पड़ जाए, पासवर्ड ओटीपी पता पड़ जाए। ओटीपी मतलब वन टाइम पासवर्ड, और ईवीसी मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड। ये आप ध्यान रखेंगे, ये उसी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे आएगा जो रजिस्ट्रेशन करते वक्त दी होंगी। चलिए अब मैंने यहाँ पे इसको टिक किया। टिक करने के बाद में यहाँ पे ये ऑप्शन खुला, जिनका नाम है उनका नाम आ जाएगा, ठीक है। इस पे क्लिक करा और फाइल विद ईवीसी करूंगा क्योंकि डीएससी अभी नहीं है। ईवीसी करते ही यहाँ पे आगे देखिए ओटीपी आपके मोबाइल नंबर या उस पर भेज दिया गया है। आप देखिए, मैं ईमेल से निकाल लेता हूँ क्योंकि मोबाइल नंबर उन्हीं का ही है, उनके पास चला गया होगा तो उनसे पूछना पड़ेगा। तो मैं मेल आईडी मेरे पास है, मैं निकाल लेता हूँ, ठीक है ना। यदि आपके पे है तो आपके पास भी आ जाएगा। अगर आपका आपने अपना नंबर दिया हुआ है, जो नंबर रजिस्ट्रेशन करते वक्त दिया होगा उस पर ही आएगा, उसको बाद में चेंज भी कर सकते हैं। वेरीफाई कराया और ये आपका फाइलिंग सक्सेसफुल आ गया, रसीद आपके सामने आ गई, ठीक है। ये इस तरीके से अगर आप ये देखना चाहते हैं कि मेरी जो रिटर्न सबमिटेड है वो देखना चाहते हैं तो वापस से आप सर्विसेज पे जाइए, रिटर्न पे जाइए, रिटर्न डैशबोर्ड पे जाइए। आप रिटर्न वाले पे आ गए, 2020-21 ईयर ले लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप मंथ ले लीजिए, जुलाई, सर्च करिए। सर्च में यहाँ पे आ जाएगा, ये फाइल लिखा हुआ आ रहा है जी। अभी तक ऑनलाइन फाइलिंग के लिए लिखा हुआ था या प्रिपेयर होने फाइल्ड आ गया। इसको व्यू भी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड करिए, डाउनलोड में नीचे आ जाएगी आपके पास, ठीक है। इस तरीके से ये यहाँ पे आपको दिखाई देगी, ठीक है। ये इस तरीके से रिटर्न जो भरी हुई है ये आएगी, इसको आप देख सकते। तो कोई प्रॉब्लम किसी को रिटर्न भरने में? आप वीडियो देखिएगा एक बार, ठीक है, वीडियो देखिएगा। अगर कोई दिक्कत होगी तो हम ले लेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब एक बार मैं पेमेंट करना और बता दूं आपको।
पेमेंट कैसे होती है। सर्विस पे जाएंगे, ठीक है, पेमेंट पे जाएंगे, क्रिएट चालान। चालान क्रिएट करना है आपको ये देखते हुए कि आपका कौन कौन सा टैक्स एप्लीकेबल है। हमारे केस में अभी जब हमने कैलकुलेशन करी थी तो मेरे हिसाब से सिर्फ IGST पेबल आ रहा था और उसका अमाउंट था 2258। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, ठीक है, और सिर्फ IGST वाले कॉलम में भरूंगा 2258। ध्यान रखिएगा जो टैक्स पे करना वही भरना है। अगर गलत भर दिया तो गलत हो जाएगा, फिर वहां से वो एडजस्ट नहीं करेगा अकॉर्डिंगली। और अगर कोई फाइन लगा तो फीस में जाएगा, पेनल्टी लगी पेनल्टी में, इंटरेस्ट लगा इंटरेस्ट में, ठीक है। इस तरीके से ये चलेगा। अब ये 2258 मैंने फिल कर दिया। जैसे आप लोग अपना फॉर्म भर रहे हैं एग्जामिनेशन का तो उसी तरीके से ही है, ठीक है ना, सही डिटेल भरनी है। अब उसके बाद यहाँ पे 3 ऑप्शन आते हैं, ई पेमेंट, ओवर द काउंटर, नेफ्ट, RTGS। 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं आपको। अगर मान लीजिए आपको चालान भर के जमा नहीं करना तो खाली सेव करके भी छोड़ सकते हैं यहाँ पे सेव। अब उसके बाद ये ऑप्शन है ई पेमेंट। ई पेमेंट यदि आपके पास नेट बैंकिंग की सुविधा है तो आप ई पेमेंट करेंगे, यदि आपके पास नेट बैंकिंग है। यदि आप बैंक जाके कैश में पे करना चाहते हैं तो ओवर द काउंटर आता है, बट उसकी लिमिट सिर्फ 10,000 रुपए है। 10,000 रुपए से ऊपर कैश में पे नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। और यदि आपको बैंक जाके पे करना है, आपके पास ऑनलाइन नहीं है और 10,000 से ज्यादा का अमाउंट है तो नेफ्ट और RTGS पे क्लिक करना पड़ेगा। अब मेरे पास नेट बैंकिंग है, मुझे बैंक नहीं जाना, ना बैंक आज खुला हुआ है, संडे है, तो मैं क्या करूंगा, ई पेमेंट करूंगा। ठीक है, ई पेमेंट पे मैं गया, ठीक है, और जनरेट करूंगा। अगर अभी पे नहीं करना तो सेव करता, अब करूंगा जनरेट। ये मैंने कर दिया जनरेट चालान, ठीक है। अब ये चालान की डिटेल आपके सामने आ गई, बट अभी तक ये अनपेड है, सिर्फ चालान की डिटेल आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे करना है नेट बैंकिंग। नेट बैंकिंग किस बैंक में मेरा अकाउंट है, ओरिएंटल में है मेरा, ठीक है। तो मैंने ओरिएंटल पे टिक किया और यहाँ पे नीचे इसको लाके यहाँ पे इसको टर्म्स एंड कंडीशन पे टिक किया और फिर आगे मेक पेमेंट। अब ये मुझे कहाँ पे ले जाएगा, ये मुझे ले जाएगा मेरे नेट बैंकिंग पे, मेरे बैंक की नेट बैंकिंग पे। ठीक है, मेरे बैंक की नेट बैंकिंग पे ले गया। इसको यहाँ पे मैं अपनी यूजर ID पासवर्ड डालूंगा जो मेरे पास है। ये तो देखिए जो होगा आपका पर्सनल या जो भी होगा उस पर ही होगा, ठीक है। पासवर्ड डाला मैंने, ठीक है, यहाँ पे रिमार्क डाल दिया। हर एक बैंक का अलग अलग लुक आएगा, ध्यान रखिएगा। ऐसा लुक जरूरी नहीं है कि इसी कलर का, जिस तरह का बैंक होगा उस तरह का वो चेंज हो जाएगा। कंटिन्यू किया, बिल्कुल आपको लाइव पे काम करा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया। एक कनेक्शन पासवर्ड होता है और एक लॉगिन पासवर्ड होता है। ये मेरी पेमेंट हो गई इस टैक्स की। वापस आपको GST वाली वेबसाइट पे ले जाएगा अपने आप थोड़ी देर में। ये बंद हो गई वेबसाइट, कोई बात नहीं, दोबारा देख लेंगे, ठीक है। ओपन करेंगे, वरना वहीं पे ले जाता है, कई बार नेट बीच में ब्रेक हो जाता है। ठीक है, अभी ये जो चालान पेमेंट करिए डिटेल कहाँ आती है, ये डिटेल आती है आपकी ये डिटेल आती है आपकी यहाँ पे पेमेंट पे चालान हिस्ट्री, चालान हिस्ट्री।
इसमें देखिए ये वाला आपका 2258 रुपये अभी पे किया है हमने, ये रिटेलर, ठीक है। ये इनिशिएटेड इसलिए लिखा हुआ आ रहा है कि अभी जब हमने पेमेंट करी थी उसके बाद नेट चला गया था, ठीक है ना, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। थोड़ी देर में अब से 1-1.5 घंटे बाद यहाँ पे पेड लिखा जाएगा, और अगर कोई और दिक्कत रही होगी तो पैसा अकाउंट में वापस आ जाएगा, लेकिन आमतौर पे ये आता है, और जो चालान पे हो जाता है उसके आगे पेड लिखा रहेगा। ये इनिशिएटेड अभी थोड़ी देर में है, बट ये पेमेंट हो चुकी है, आप ऐसा मानिए, क्योंकि बीच में नेट ब्रेक हो गया था, थोड़ी सी दिक्कत आजकल चल रही है नेटवर्क की, इसकी बैंकों की और नेट की, तो इसलिए, वरना ये पेड लिखा जाएगा थोड़ी देर में, ठीक है ना। हम दोबारा थोड़ी देर बाद खोल के देखेंगे। तो ये मेरा GSTR 3B का सिस्टम है, और मुझे GSTR 3B इस तरीके से पे करनी है। जब आप कर लेंगे उसको लॉग आउट करें, नहीं तो थोड़ी देर बाद अपना भी ये लॉग आउट हो जाता है। तो इस तरीके से मेरी 3B की प्रक्रिया पूरी होती है रिटर्न भरने की। मुझे क्या क्या काम करना है, सबसे पहले तो मुझे अपना डेटा तैयार कर लेना है, चाहे वो एक्सेल में तैयार करूं, चाहे मैं जो है उसमें तैयार करूं टैली में, जहां भी मुझे तैयार करना है वहां पे डेटा तैयार कर लेना है। तैयार करने के बाद में उस डेटा को लेके अपनी GSTR 3B रिटर्न भरनी है, उसमें से ऑप्शन लेने हैं, ऑप्शन चूज करने के बाद में आगे जाके जैसे जैसे वो वैल्यू पूछ रहा है वैल्यू डालनी है, और अगर कुछ टैक्स पेबल होगा तो वो चालान भरवाएगा आपसे, और अगर टैक्स पेबल नहीं होगा तो चालान पेमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। हो सकता है ऐसा हो कि ITC ज्यादा हो, तो उस केस में भी आपको चालान पेमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। किसी को सर नील रेटेड पे चालान की जरूरत थोड़ी होगी। नहीं जी, बिल्कुल जरूरत नहीं, ना रिलेटेड पे ना एग्जाम पे, खाली वैल्यू भर के रिटर्न सबमिट करानी है बस, ठीक है। मान लीजिए आप जो है सब्जियों का भी काम करते हैं फॉर एग्जांपल, और दूसरा भी काम करते हैं, और इस महीने सिर्फ सब्जियों की सेल है, तो आप उसको नील रेटेड में भर रहे हैं, तो भर के सिर्फ बताना है, टैक्स कुछ पे नहीं है, ठीक है जी। और किसी का कोई और डाउट किसी का? सर जैसे कोई नो सर्विस सर। करता है तो उसका कैसे भरा जाएगा, उसका क्या डिटेल होगा? सेम ये प्रोसीजर है, उसमें टैक्सेबल जैसे ये आगे वैल्यू सप्लाई लिखी हुई है, क्योंकि सप्लाई में दोनों आती हैं, गुड्स भी और सर्विस भी, तो वो सर्विस की वैल्यू भर देगा अपनी, और आगे जो टैक्स का रेट होगा मोस्टली 18% है, तो वो 18% के हिसाब से चलेगा, उसी में कोई डिफरेंस नहीं है। ओके सर। सुष्मिता आपका कोई डाउट? दीपिका आपका कोई डाउट? शिवानी? नो सर। सर बस एक बार आज वीडियो रिवाइज कर लेंगे फिर से, तो फिर ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वीडियो तो खैर रिवाइज कर लेंगे, अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई प्रॉब्लम हो तो उसको बाद में टेकअप किया जाए, वो आप अभी पूछ लीजिए, वीडियो तो मिल ही जाएगा, ठीक है। और सर वीडियो अभी जब कोई आप देख, प्रॉब्लम नहीं। हाँ कोई बात नहीं, अगर आप वीडियो जब देखेंगे आराम से देखिएगा, लेकिन वीडियो देखने से पहले ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैप्टर नंबर 2 जहाँ पे डेफिनेशन थी वो वाला, और एक चैप्टर नंबर तो याद नहीं है, ITC वाला, और एक आपका रिटर्न वाला, ये 3 चैप्टर आप 3 स्लाइड आप मेरी देख के रिवाइज करके तब ये वीडियो देखिएगा, तो बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। और अगर मान लीजिए वीडियो जब आप देख लें और देखने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो प्लीज उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, या तो व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दीजिएगा, नहीं तो जो हमारी वेडनेसडे को क्लास होगी सेम टाइम पे, इसमें GSTR 1 सीखना है, उस टाइम पे वाली प्रॉब्लम लेनी, ठीक है। तो यस सर। इसलिए यस सर। प्लीज आप इसको इस तरीके से करिएगा, ठीक है। ओके चलिए सर। चलिए, थैंक यू वेरी गुड मच। आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, थैंक यू।